वेलकम बैक दोस्तों। पी फॉर पॉलिटी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम नए टॉपिक के साथ में अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें अभी बताने वाला हूँ, फिर हम अपने जो मेन टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। आप लोगों ने जितने भी आर्टिकल देखे हैं उनमें से स्पेशली जो फंडामेंटल राइट की जो हम बात करते हैं तो उसमें आपको दो तरह के व्यक्तियों की बात की जाती है। एक जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी बात की जाती है, साथ में कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनकी भी बात की जाती है। नागरिक और व्यक्ति, सिटीजन और पर्सन, जब आप कुछ आर्टिकल पढ़ोगे फंडामेंटल राइट के तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या देश के सभी नागरिकों को यह फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। कुछ आर्टिकल पढ़ोगे आप फंडामेंटल राइट के ही तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा या लिखा हुआ मिलेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की घटना या कृत्य नहीं होना चाहिए। वहाँ पर व्यक्ति की बात की गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी आर्टिकल में व्यक्ति की बात की गई हो, पर्सन की बात की गई हो, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर एक जो नागरिक हमारे देश का है उसकी भी बात की गई है और साथ में जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी नागरिक हैं, अन्य देश के नागरिक हैं, उनकी भी बात की गई है। जिस जगह पे व्यक्ति लिखा है तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे देश के नागरिक की भी बात की जा रही है और कोई विदेशी व्यक्ति है उसकी भी बात की जा रही है। मतलब यह आर्टिकल, यह फंडामेंटल राइट दोनों को मिला हुआ है। जिस जगह पर सिटीजन और नागरिक लिखा है तो आप समझ जाना कि यह जो फंडामेंटल राइट है ओनली इंडियंस लोगों को मिला है, जो भारतीय नागरिक हैं। मैं यही चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सिटीजन और पर्सन, जिस जगह पर पर्सन लिखे मिले तो आप समझ जाना कि यह देश के नागरिक और विदेश के लोगों को भी मिला हुआ है। जो अनुच्छेद 20 है, तो चलिए आज हम नए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी आर्टिकल होते हैं उसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है राइट टू फ्रीडम का, स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाती है इसमें, तो उसका हमने आर्टिकल 19 तो पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने या जिन भी लोगों ने मेरे इस आर्टिकल के जो सीरीज़ चल रही है, अगर उसको शुरुआत से देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आर्टिकल 19 बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम एक नया आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 क्या है, किसकी बात करता है? तो देखिए हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत बड़ा संविधान है और हमारे देश के संविधान में छोटी छोटी बातों का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। अब आर्टिकल 20 में, अब आर्टिकल 20 पता है किसकी बात करता है? जो अपराधी होते हैं उनके भी अधिकारों की बात करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अपराधी है, उसने कोई हत्या की है, उसने कोई गलत काम किया है तो इनको कौन से अधिकार दिए जाए? पर नहीं, हमारे भारतीय संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपराधियों को भी कुछ अधिकार मिले हैं हमारे संविधान के आधार पर। और वो अधिकार नहीं, वो फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट है। तो देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब यहाँ पे अपराधियों को प्रोटेक्शन दिया गया है। कैसे? अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसकी सज़ा मिल ही है या मिल गई है, तो जो सज़ा मिली है, तो जिस प्रकार की सज़ा मिली है वो मिले, पर उसके साथ में कोई गलत बिहेवियर या गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो आर्टिकल 20 इनकी भी बात करता है। तो चलिए हम देखते हैं, और यह आर्टिकल सभी व्यक्ति को जानना, स्पेशली हमारे देश के सभी नागरिकों को इस संविधान के बारे में और इस अनुच्छेद के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या है।
सबसे पहले बात करता है यहाँ पर, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी ने विधि का उल्लंघन किया है, लॉ का ब्रेक किया है, रूल ब्रेक किया है, तभी उसे दंडित किया जाएगा, नहीं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पुलिस आ गई है, हमें पकड़ लेगी, हमने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी खामोखा लोग डरते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है। जब आपने या हमने या किसी XYZ ने विधि का उल्लंघन ही नहीं किया है, तो फिर सज़ा मिलने का कोई चांसेस नहीं है। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। यह हमारे संविधान में लिखा गया है, अनुच्छेद 20 में। अब यहाँ पे व्यक्ति शब्द आया है। अब व्यक्ति शब्द का मतलब यह है कि यह हमारे देश के नागरिकों के लिए भी फंडामेंटल राइट है, और विदेश के जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो इंडिया में आकर किसी भी वजह से फंस जाते हैं, तो उनके लिए भी यह फंडामेंटल राइट काम करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर जिसने रूल ब्रेक किया है तो उसी को ही सज़ा मिलेगी, जिसने नहीं किया है उसको नहीं मिलेगी। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बोला है। अपराध के दौरान विद्यमान विधि एवं उसमें उल्लेखित दंड के अनुसार ही व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसको समझना है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया, तो अपराध के समय पर जो विधि बनी है, उस विधि में जितनी भी सजा की बात की गई है उतनी ही मिलेगी, उससे ना तो ज़्यादा ना तो कम। इसको और हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आज के दिन एक जेड नाम के व्यक्ति ने मोबाइल चोरी किया। अब उसने मोबाइल चोरी तो कर लिया है, तो अब क्या करें? अब मोबाइल चोरी के नाम पर जो विधि है कि अगर कोई मोबाइल चोरी करता है तो उसको 2 साल की सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे सज़ा जो है, पनिशमेंट है, कितने साल की है? 2 साल की। पर आज जो उसने अपराध किया है मोबाइल चोरी का, उसमें सज़ा कितने साल की है? 2 साल की है। कल बिल्कुल ये जो विधि है, चोरी करने पे जो विधि बनाई गई है, उसमें जो सज़ा जो दी गई है उसको अपडेट कर देती है सरकार, और कर देती है उसको 4 साल। अब बताइए कि जिस व्यक्ति ने मोबाइल चोरी किया है और जिस दिन चोरी किया है, उस दिन के आधार पर एक्ट पे 2 साल लिखा हुआ था, पर दूसरे ही दिन उसको अपडेट करके 4 वर्ष कर दिया गया। तो अब सज़ा किस आधार पर मिलेगी? तो ध्यान रखिएगा कि जिस दिन क्राइम किया है उस दिन विधि में क्या था, या उस समय विधि पे कितने वर्ष की सज़ा थी, उसी आधार पे मिलेगा। जैसे कि आज जेड ने आज चोरी की है, तो आज के आधार पे मिलेगा। भले आने वाले 2-3 दिन, 1 साल के बाद अपडेट होता है और उसमें सज़ा के जो टाइम है उसको बढ़ा दिया जाता है, तो वो बढ़े हुए टाइम से सज़ा नहीं मिलेगी, उसको जिस दिन उसने क्राइम किया था उसी दिन के आधार पर मिलेगी। तो इसमें यही बात कह रहे हैं कि अपराध के दौरान विद्यमान विधि एवं उसमें उल्लेखित दंड के अनुसार ही व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अपराध के दौरान उसने जो भी काम किया है, उस समय उस अपराध के लिए जो भी सज़ा थी उसी आधार पर इसको सज़ा होने वाली है। अगर सरकार उस पर संशोधन करके कोई अपडेट कर देती है, सज़ा को बढ़ा देती है, तो उसको बढ़ी हुई सज़ा के आधार पर पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो इसमें यही बात की गई है। और इसमें और क्या बोला गया है? इसमें कुछ खास बातें की गई हैं, देखते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, भूत लक्ष्य विधि। अब ये भूत लक्ष्य विधि क्या होती है? तो मान लेते हैं कि आज हमारा इस समय चल रहा है 2022 में एक लॉ बना, समझिएगा आप लोग, एक लॉ बना 2022 में बना।
ये कैसा लॉ है? एक क्रिमिनल लॉ है, अपराध जो किया जाता है ना, उस आधार पे यह एक्ट बनाया गया है कि लोग मान लेते हैं कि हत्या के एक कानून बनाया गया है, जो हत्या जो लोग करते हैं उस आधार पे एक कानून बनाया गया कि जो हत्या करेंगे उनको उम्र कैद की सजा होगी। पर यह जो लॉ है इसको हम बैक डेट से लागू करवा देंगे 2021 से। तो ऐसे कानून जो बनते तो 2022 में बने हैं, पर उसको हम इम्प्लीमेंट, उसको लागू कब करवा रहे हैं? 2022 में बना, 2021 से उसको लागू करवा रहे हैं। तो ऐसे विधि को हम लोग बोलते हैं भूतलक्षी विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब देखिए, आपराधिक मामलों, जो क्रिमिनल केस होते हैं, उनमें इस तरह का जो ये भूतलक्षी विधि वाला जो कानून होता है यह लागू नहीं होता है। जैसे कि जो अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, ठीक है, क्राइम अगर हुआ या क्राइम के लिए कोई लॉ बनाया गया तो उसको हम बैक डेट से लागू नहीं करवा सकते हैं। यह लॉ प्रतिबंधित है। इसमें आपराधिक अपराध में हत्या, चोरी, डकैती, मारपीट, है ना, किसी को नुकसान पहुंचा दिया शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे मामलों को हम क्रिमिनल केस बोलते हैं। क्रिमिनल केस में एक्स फैक्टो लॉ, मतलब कि आज कोई कानून बना है उसको हम बैक डेट से, कि आज 2022 में बना है और हम उसको लागू करवा रहे हैं 2021 से, 2019 से, 2020 से, बैक डेट से, तो ऐसा कानून नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका मिसयूज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया और मेरी किसी मंत्री से दुश्मनी है और मुझे याद है कि उसने 2010 में यह क्राइम किया था पर वो बच गया, तो मैं उससे बदला लेने के लिए, आज मैं प्रधानमंत्री हूँ और आज मैं पावर में हूँ, तो मैं एक विधि बना दूंगा या बनवा दूंगा 2022 में, और उसको 2010, मतलब 2010 से लागू करवा दूंगा। तो उसमें तो जो आज से कई साल पहले जिन लोगों ने अपराध किया था वो भी फंस जाएंगे। तो इससे इसका मिसयूज़ हो सकता है। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में या क्रिमिनल केस में ऐसे एक्ट बनाने के लिए रोक लगा रखी है। आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपराधिक है, एक होता है सिविल केस। सिविल केस क्या होता है? सिविल केस में किसी ने फ्रॉड किया, किसी की ज़मीन में कब्जा कर लिया, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी ने किसी के बहुत लाखों रुपए करप्ट कर गया, मतलब कि गलत तरीके से उसने ले लिया। अब ऐसे में क्या होता है, या सरकार को टैक्स लेना है या टैक्स और फाइन दोनों लगाना है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने 2010 में एक ज़मीन पे कब्जा कर लिया था, पर सरकार को कब पता चला? आज पता चला 2022 में कि ये जो व्यक्ति ने जो कब्जा किया है 2010 से, है ना, ये तो सरकार की ज़मीन थी और आज पकड़ाया है वो। अब लॉ बना दिया कि जो भी सरकारी ज़मीन या गवर्नमेंट ज़मीन पे कब्जा करेगा उस पे 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। अब 2022 में बना है ये लॉ, ठीक है। तो क्या हम इसको बैकडेट से लागू करवा सकते हैं? तो जी हाँ। सिविल केस में जैसे टैक्स वाला कोई बात हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा जो सिविल केस से संबंधित हो जिसमें ज़मीन कब्जा कर लेना, लोगों का पैसा खा जाना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनमें हम बैक डेट से लागू करवा सकते हैं। कौन से लॉ को? यही एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, भूतलक्षी विधि बैक डेट से लागू होते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको कोई पेमेंट मिलती है या कोई बोनस मिलता है तो बैक डेट से मिलता है। 2022 से मिलना शुरू हो रहा है, पर वो पैसा कब से ऐड होकर आएगा? 2020 से। तो बैक डेट से लागू हो सकते हैं सिविल केस वाले मामले में, या सरकार कोई टैक्सेशन से संबंधित कोई लॉ बना रही है तो उसको भी हम बैक डेट से लागू कर सकते हैं। पर जो क्रिमिनल केस होते हैं उसमें हम
ये भूत लक्ष्य विधि को बैकडेट से लागू नहीं करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ रहे हैं। चलिए अब हम और देख लेते हैं। ये क्या है? डबल जॉपर्टी, दोहरा दंड इसको बोलते हैं, या दोहरा जोखिम बोलते हैं। इसको भी प्रतिबंधित किया है, रिस्ट्रिक्शन किया है। ये जो डबल जॉपर्टी जो वर्ड है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसने एक अपराध किया है तो उसे एक बार सजा मिलेगी, है ना। पर यह चीज रोकने का प्रयास किया गया है। डबल जॉपर्टी का मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति है और उसने एक अपराध किया तो उसे 2 बार सजा ना मिले। क्यों? क्योंकि उसने एक अपराध किया तो एक ही अपराध के लिए सजा मिले। उसके साथ नहीं तो अन्याय हो जाएगा, उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। उसने अपराध किया है 2 और सजा मिल रही है 2 अपराध की, तो ऐसा चीज़ें ना हो, है ना। तो डबल जॉपर्टी से कोई बोलते हैं कि डबल बार 2 बार उसको सजा हो गई, तो ऐसा प्रतिबंधित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी भी बात करता है हमारा संविधान। मतलब क्या है? एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार दंड मिलेगा, बस। यहाँ पर डबल जॉपर्टी की बात इसलिए की गई है कि कहीं गलती से भी किसी व्यक्ति को एक सजा के लिए 2 बार दंड ना मिले। यह अपराधियों के बचाव के लिए काम करता है। क्लियर है? चलिए, इसमें यही बोला गया है कि जो पनिशमेंट है वो एक ही क्राइम पर, एक ही अपराध पर एक बार मिले। एक वर्ड और है प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटेड। ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं अभियोजन। अभियोजन का आप लोग ने देखा होगा, कोर्ट में, मूवियों में देखा होगा, ट्रायल चलता है। किसी अपराध के लिए अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उसका ट्रायल चल रहा है और उसका ट्रायल पूरा कंप्लीट हो गया है, सुनवाई पूरी हो चुकी है और उसको सजा भी मिल चुकी है, अब दोबारा उसी क्राइम के लिए फिर से उसको सजा नहीं दिलवा सकते हैं। या फिर से हम यह नहीं बोल सकते हैं कि इसको फिर से दंड दे दो और फिर से इसकी जो सुनवाई, जो हेयरिंग है, फिर से शुरू करवा दो। नहीं, फिर से अभियोजन शुरू करवा दो, ये नहीं हो सकता। दंड भी एक बार मिलेगा और जो जो प्रोसेस होगी, जो उसको दंड देने के लिए कोर्ट में जाएगा, पेशी होगी, सुनवाई होगी, पक्ष विपक्ष की बात रखी जाएगी, जज सुनेगा, वकील आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे की बातों को रखेंगे, है ना। ये एक ही बार होगा, एक क्राइम के लिए एक ही बार होगा, बार बार उसका प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आप समझ रहे हैं चीज़ें। जैसे सिविल सर्वेंट है, फॉर एग्जांपल, कुछ आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, कुछ सर्वेंट होते हैं जो सरकारी विभाग में काम करते हैं। अगर वो किसी अपराध में फंसे तो सबसे पहले वो जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं वहाँ से वो सस्पेंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद में वो केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट के माध्यम से भी इनको सज़ा मिलती है। तो एक कोई भी सिविल सर्वेंट है या कोई भी अधिकारी है, वो यह नहीं बोल सकता कि मुझे विभाग ने, डिपार्टमेंट ने तो पहले ही सस्पेंड करके सज़ा दे दी है, अब न्यायालय मुझे क्यों दे रही है फिर से सज़ा। तो वो बोलेगा कि ये तो डबल जॉपर्टी हो गई। पर इसमें ये डबल जॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सज़ा देने का काम न्यायालय का है, विभाग ने सस्पेंड किया है। सज़ा देने के लिए सुनवाई होती है, पक्ष विपक्ष की बातें सुनी जाती है, पुलिस सबूत जुटाती है, तमाम तरह के प्रोसेस होते हैं। पर जब डिपार्टमेंट सस्पेंड करता है तो वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होती है, इसीलिए हम उसको पनिशमेंट नहीं मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो डिपार्टमेंट ने भी सज़ा दे दी है, सस्पेंड करके मेरा वेतन काट लिया है, इस तरह की अगर बातें बोलता है तो वो सज़ा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सज़ा देने का अधिकार हमारे देश में ओनली कोर्ट को है। क्लियर बात? चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट बात क्या है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस
ने उसे लिखवा लिया डरा धमका के, पिटाई लगा के, कि तुमने ही अपराध किया है, लिखो। और व्यक्ति ने लिख भी दिया है। जैसे ही वो कोर्ट पे जाएगा, जज यह बात बिल्कुल नहीं मानेगा कि इसने लिख के दिया तो इसने ही अपराध किया। नहीं, जज पुलिस वालों से बोलेगा कि अगर इसने अपराध किया तो आप सबूत जुटा कर लेके आइए इसके विरुद्ध, तब मैं इसको अपराधी मानूंगा। ये पुलिस बोलेगी कि नहीं, इसने तो लिख कर दे दिया है हमें। तो कोर्ट और जज यह बात नहीं मानेगा, क्योंकि जज को पता रहता है पुलिस का रवैया कैसा है। और जो लिखने वाला व्यक्ति होता है वो कई बार जैसे ही कोर्ट में जाता है और बताता है कि जज साहब, पुलिस वालों की पिटाई की डर से मैंने हाँ कह दिया या लिख दिया, तो इस बात को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। यही बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कई बार पुलिस बाध्य करती है गवाही देने के लिए, आपने ही अपराध किया है या एक्स नाम के व्यक्ति ने किया, उससे लिखवा लेती है। तो अगर लिख भी देता है कोई व्यक्ति तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट में सबूत मांगा जाता है। सबूत अगर मिल जाता है तो उसके आधार पर सज़ा होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को बड़े ही जल्दी जमानत मिल जाती है। वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि पुलिस उसको जब जैसे ही कोर्ट में पेश करती है तो जज पुलिस वालों से सबूत मांगता है कि आप इसको क्यों पकड़ कर लेकर आए, अगर पकड़ कर लेके आए तो इसके खिलाफ सबूत बताइए। जब पुलिस सबूत बताने में जब फेल हो जाता है तब जज उसको जमानत दे देता है और यह कहता है कि आप ऐसे क्यों फालतू इसको पकड़ कर लेके आ गए हैं जब सबूत नहीं है। तो फिर पुलिस से वो बोलते कि आप इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करिए, एविडेंस लाइए, तब हम मानेंगे। क्लियर है बात? तो इसमें आर्टिकल 20 में यही बात की गई है। और कौन कौन सी बात की गई है थोड़ा और देख लेते हैं। लगता है यहीं तक टॉपिक है। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी बातें बोली गई हैं यहाँ तक, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ तक, ये आर्टिकल 20 के 1 में लिखा गया है। मैं आर्टिकल आपको इसलिए याद नहीं करवाता क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल। आप आर्टिकल के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो याद रखिए, और एक आर्टिकल ध्यान रखिए, जैसे आर्टिकल 20 है तो इसमें यह बात की गई है कि दोष सिद्ध जो व्यक्ति है उसके भी फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर जो भी अपराधी है उसके भी फंडामेंटल राइट है। किसी भी व्यक्ति को दंड के उल्लंघन के बाद ही दंडित किया जाएगा, और उसने किया नहीं और उसको मिल जाए तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ना ही होता है। हाँ, कुछ ऐसे अपवाद केस होते हैं जिसमें जिन्होंने नहीं किया वो फंस जाते हैं, पर वो साजिश के तहत फंस जाते हैं। अपराध के दौरान जैसे जो व्यक्ति जिस समय जो अपराध करता है और उस अपराध के लिए उसी दिन जितनी सज़ा है उतनी ही मिलेगी, भले उसको अपडेट कर दें, बढ़ा दें, तो बड़ी भी सज़ा उसको नहीं मिलेगी। जिस दिन किया उस आधार पर होगा। और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मैंने भी आपको बता दिया कि किस तरीके से काम करता है। तो ये 21 में है ना। 20 का 20 के 1 में डबल जॉपर्टी वाली बात कहाँ की गई है? डबल जॉपर्टी वाली बात की गई है 20 के 20(2) में की गई है। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये 20(3) में की गई है। तो ये 20(3), 20(2) ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बस आर्टिकल 20 याद रखिए और 20 की कहानी ध्यान रखिए, इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।